दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। हम लोग इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम में हिंदी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम में हिंदी का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह है। हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, अपव्यय, समास, संधि विच्छेद इत्यादि जो प्रश्न आते हैं ये आपके सिलेबस से हैं। वो हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन ए मधुर कटु, बी निर्दय सदय, सी ममता घृणा, डी याचक जाचक। इसमें से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी याचक जाचक। याचक का विलोम दाता होता है, जाचक नहीं होता है। मधुर का कटु सही है, निर्दय सदय ये भी सही है, ममता घृणा ये भी सही है। याचक का विलोम जाचक होता है। अगला प्रश्न है, आर्ष इसमें से किसका विलोम है? ऑप्शन ए अनार्ष, बी अनार्य, सी कर्मठ, डी हार्ष। आर्ष किसका विलोम है? ऑप्शन ए आर्ष अनार्ष का विलोम है। और तीनों विकल्प ये जैसे कि अनार्य, कर्मठ, हार्ष, ठीक है। अनार्य का आर्य होगा, इसका क्या होगा? आर्य। अनार्य का विलोम आर्य। कर्मठ का आलसी, ठीक है, ये आलसी हो जाएगा। और हर्ष का विलोम विषाद, ठीक, ये विषाद हो जाएगा, ठीक है। आर्ष का विलोम क्या हो गया? अनार्ष हो गया। अनार्य का विलोम आर्य, कर्मठ का आलसी, हार्ष का विषाद, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर ए है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गए। बी अचानक दैत्य को देखकर बालक को चौंक गया। सी दैत्य को देखकर अचानक बालिका चौंक गया। डी अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। दोस्तों, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया, ये सही है। ए में क्या है? ए में वचन संबंधी अशुद्धि है। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गए, इसमें वचन एक वचन बहुवचन, क्योंकि बालक अकेला है तो चौंक गए ये बहुवचन में आ गया, तो इसलिए वचन संबंधी अशुद्धि है। बी में अचानक दैत्य को देखकर बालक को चौंक गया, बी में क्या? बी में कारक संबंधी है अशुद्धि, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। सी में दैत्य को देखकर अचानक बालिका चौंका गया, सी में लिंग संबंधी अशुद्धि है, ठीक है दोस्तों। बालिका चौंक गई होगा, चौंक गया नहीं, तो ये अशुद्ध हो गया। तो कौन सा सही है इसमें? डी सही है। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया, ये बिल्कुल, ये डी जो है वो सही है, ठीक है, ये शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए माँ ने बाजार की सब्जी खरीद कर लाई। बी दादाजी ने खाना खाई और सोने गए। सी व्यस्त होने के कारण नितिका फिल्म देखने नहीं गई। डी मोहन छत पर गया क्योंकि वह पतंग को उड़ाना था। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों, इसमें शुद्ध वाक्य है सी व्यस्त होने के कारण नितिका फिल्म देखने नहीं गई, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। और विकल्प ए में, ये विकल्प ए है, इसमें विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। बी में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इसमें क्रिया संबंधी, खाना खाई नहीं, खाना खाया होता है, ठीक है। और डी में, ये डी है,
सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मोहन छत पर गया क्योंकि वह पतंग को उड़ाना था। ठीक है, ये गलत है। इसमें राइट आंसर है सी, व्यस्त होने के कारण नितिका फिल्म देखने गई। ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए रात, बी संध्या, सी अपराह्न, डी मध्याह्न। इसमें से दोपहर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मध्याह्न। ठीक है, दोपहर के समय के लिए मध्याह्न उपयुक्त शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद के समय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए संध्या, बी अपराह्न, बी पूर्वाह्न, डी दिन। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही तत्सम तद्भव शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए ध्वनि धुनि, बी नस नभ, सी नेम नृत्य, डी नख नृत्य। इसमें से सही तत्सम शब्द को युग्म को जो है ज्ञात कीजिए, चुनना है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ध्वनि धुनि। ठीक है, ध्वनि तत्सम है, धुनि क्या है? तद्भव है। ए सही है, ध्वनि का तद्भव धुनि होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए ठेठ, बी आराम, सी इंटर, डी अदावत। इसमें से कौन सा शब्द देशज है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ठेठ। ठेठ शब्द देशज है। आराम शब्द फारसी का शब्द है। ये क्या है? फारसी। ठीक है, इंटर अंग्रेजी का शब्द है। अदावत अरबी का शब्द है। ये अदावत अरबी शब्द है, अरबी। ठीक है दोस्तों, इसमें ठेठ जो है वो देशज शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में अपव्यय ज्ञात कीजिए। ऐसी बात सदा होती रही। ऑप्शन ए कालवाचक अपव्यय, बी स्थानवाचक अपव्यय, सी दिशावाचक अपव्यय, डी स्थितिवाचक अपव्यय। ऐसी बात सदा होती रही, इसमें अपव्यय ज्ञात करना है। कौन सा अपव्यय है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कालवाचक अपव्यय, क्योंकि ऐसी बात सदा होती रही, इसमें कालवाचक अपव्यय है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। राम ने राजू से 2 लीटर दूध लाने को कहा। ठीक है, इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए 2 लीटर, बी लाने, सी राम, डी दूध। इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 लीटर। 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। राम ने राजू से 2 लीटर दूध लाने को कहा। इसमें 2 लीटर शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण माप तौल का बोध कराता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ 2 लीटर मतलब 2 लीटर परिमाणवाचक शब्द इसका विशेषण है, क्योंकि ये एक वस्तु की माप तौल का बोध कर रहा है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए कोई, बी आप, सी नहीं, डी तुम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नहीं, ये सर्वनाम नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द सर्वनाम नहीं है, और शेष तीनों शब्द, ये तीनों शब्द क्या हैं? ये आप, कोई, आप, तुम, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों सर्वनाम हैं।
नहीं शब्द सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा है। ऑप्शन ए दाम, बी काफ़ी, सी चावल, डी बढ़ना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चावल। चावल संज्ञा है। ज्ञात हो कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु या किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा, ये सब क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। तो चावल वाक्य में संज्ञा कौन है? संज्ञा है चावल। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तुम्हें जो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए कुछ, बी सोचना, सी तुम्हें, डी तो। इसमें क्रिया विशेषण कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुछ। तुम्हें जो कुछ सोचना चाहिए था, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, सॉरी ये तो है, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। इस वाक्य में कुछ क्रिया विशेषण परिणाम वाचक है। जो शब्द या जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो किसी क्रिया के परिमाण की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, कुछ, थोड़ा, इतना, उतना आदि, ये क्या होते हैं? ये क्रिया विशेषण परिमाणवाचक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रेखांकित शब्दों के पद परिचय के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग, बी जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग, सी जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग, डी जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कोबिद शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए पताका, बी विद्वान, सी तुरंत, डी बेरहम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विद्वान। कोविद का पर्यायवाची विद्वान होता है। ठीक है दोस्तों, पताके का पर्यायवाची होगा ध्वज, झंडा, केतु। ठीक है, तुरंत का पर्यायवाची होता है झटपट। ठीक है, तुरंत का क्या होगा? झटपट, शीघ्र, अविलंब। और बेरहम का क्रूर, बेदर्द, बेदर्दी, ये सब क्या है? बेरहम के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, कोविद का पर्यायवाची विद्वान होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पद्माकर, बी तड़ांग, सी पुष्कर, डी रत्नाकर। इसमें तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रत्नाकर। रत्नाकर तालाब का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों तालाब के पर्यायवाची हैं। रत्नाकर का पर्यायवाची होता है प्योनिधि, बरिधि, समुद्र। ठीक है, ये उसका होता है। बाकी पद्माकर, पुष्कर, तड़ांग, ये क्या है? तालाब का पर्यायवाची है। रत्नाकर तालाब का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। कथा, साहित्य, ये शब्द दिया है, इसका समास क्या है? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। कथा साहित्य में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। इस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला, कालजयी, काल को जीतने वाला। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? कथा साहित्य में समास तत्पुरुष होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? कनकलता, कनकलता का समास कौन सा होगा?
ऑप्शन ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय समास। कनकलता में कर्मधारय समास है, इसका समास विग्रह होगा। कनक की सी लता जिस समास में पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास है कनकलता का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यहाँ प्राण प्रिय का समास पता करना है क्या है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसमें भी है। प्राण प्रिय शब्द में कर्मधारय समास है। प्राण प्रिय का समास विग्रह होगा। प्राणों के समान प्रिय कर्मधारण समास का प्रथम पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है। ऊपर हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए सही है। प्राण प्रिय का क्या होगा, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए अब प्लस मैं, बी अम प्लस मय, सी अम प्लस मय, डी अप प्लस मय। अम्मय का संधि विच्छेद ज्ञात करना है। ये अम्मय शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अप प्लस मय। अप प्लस मय अम्मय का संधि विच्छेद है। अप प्लस मय अम्मय, अम्मय के में व्यंजन संधि है। यदि किसी वर्ण में प्रथम वर्ण के परे अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदली उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। अच प्लस अंत, इसकी संधि क्या होगी। ऑप्शन ए अजत, बी अजंत, सी अचंत, डी अचित। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अजंत। अच प्लस अंत की संधि अजंत होगा। ठीक है दोस्तों, अजंत शब्द में व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। उत प्लस नति, इसकी संधि क्या होगी। उन्नति, बी उन्नति, सी उत्तनी, डी उतति। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उन्नति। उत प्लस नति की संधि होगी उन्नति। ठीक है, उन्नति में व्यंजन संधि है। किसी वर्ण में प्रथम वर्ण के परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, जैसे अप प्लस मय अम्मय, या फिर जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें उन्नति है, उत प्लस नति उन्नति हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। इसमें संधि विच्छेद पूछ रहा है। ऑप्शन ए कल्प प्लस अंत, बी कल्प प्लस आंत, सी कल्पा प्लस नत, डी कल्प प्लस अंत। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कल्प प्लस अंत। कल्पांत का संधि विच्छेद, ये कल्पांत दिया है, संधि विच्छेद इसका क्या होगा। इसका संधि विच्छेद है कल्पांत का कल्प प्लस अंत। ठीक है, कल्प प्लस अंत कल्पांत में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा कल्प प्लस अंत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बोरों सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी, सरत ही बान की वायु उड़ाओ के लक्षण लक्ष्य करो अरही समर्थ तही। इस पंक्तियों में कौन सा रस है, इस पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन ए रौद्र रस, बी भयानक रस, सी बीभत्स रस, डी वीर रस। इसमें करेक्ट आंसर है इस पंक्ति में रौद्र रस है। ठीक है दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रक्रिया स्वरूप को जो क्रोध होता है, उस विभाग अनुभव और संचारी भाव के परिपुष्ट होकर उसे क्या कहा जाता है, रौद्र रस। उससे क्या उत्पन्न होता है, रौद्र रस उत्पन्न होता है। इसमें किसी व्यक्ति, देश, समाज का अपमान अपकार वगैरह के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसलिए इसमें रौद्र रस है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मुहावरा है
दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसमें मन मैला का क्या होगा? विमुख होना, ठोस जवाब देना, सी मनचाही वस्तु पाना, डी अप्रसन्न होना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मन मैला करना मुहावरे का अर्थ होगा विमुख होना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वाक्य में प्रयोग मैंने आपके हित में ऐसा कहा था लेकिन तुमने बुरा मानकर मन मैला कर लिया। ठीक है, क्या हो गया? विमुख होना। ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। नाम फैलाने का क्या सही अर्थ होगा? ये नाम फैलाना मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उत्सुक होना, बी बहुत प्यार करना, सी चौकन्ना होना, डी मशहूर होना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मशहूर होना। नाम फैलाने मुहावरे का अर्थ होगा मशहूर होना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग लता मंगेशकर गायकी क्षेत्र में इतनी मशहूर हैं कि उनका संपूर्ण विश्व में नाम फैला हुआ है। ये उदाहरण है। ठीक है, तो इससे इसका अर्थ निकल रहा है मशहूर होना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये भी मुहावरा है। मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या है मुहावरा? कंटक बनना। ऑप्शन ए तैयार होना, बी मूर्ख होना, सी घबराना, डी बाधक होना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बाधक होना। दोस्तों, कंटक बनाना मुहावरे का अर्थ बाधक होना है, क्योंकि इस वाक्य में प्रयोग तुम तो मेरे हर काम में कंटक बन जाते हो, ये उदाहरण है। कंटक बन जाते हो क्या हो जाएगा? बाधक बन जाते हो। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बाधक होना। कंटक होना अर्थ बाधक होना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसमें है जान में जान आना, जान में जान आना। इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए मूर्ख बनाना, बी भय दूर होना, सी तैयार होना, डी चौकन्ना रहना। उपयुक्त मुहावरे का अर्थ भय दूर होना, इसका सही आंसर है भय दूर होना। वाक्य में प्रयोग राम के जब खोए हुए पैसे वापस मिले तो उसकी जान में जान आई, यानी वो डर रहा था, उसका भय दूर हो गया। जान में जान आने का सही क्या है? भय दूर होना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी अमीर खुसरो, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी चंद बरदाई। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि कौन था? अमीर खुसरो थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए पद्धति, बी पद्धति, सी पद्धति, डी पद्धति। इसमें कौन सा शुद्ध है? इसमें शुद्ध है पद्धति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, पद्धति का अर्थ होता है प्रणाली या ढंग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, बी गुरुत्वावर्षण, सी गुरुत्वाकर्षण, सी गुरुत्वाकर्षण। इसमें से सही कौन सा है? शुद्ध है डी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का अर्थ है पृथ्वी की वह शक्ति जिसके द्वारा सभी वस्तुएं उसकी ओर खिंचती हुई चली आती हैं, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। इसमें सही है गुरुत्वाकर्षण, ये डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कनिष्ठ, बी कनिष्ठ, सी कनिष्ठ, डी कनिष्ठ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कनिष्ठ। कनिष्ठ शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, कनिष्ठ का अर्थ होता है उम्र में छोटा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समुद्र के पास जाते ही थकान गायब हो जाती है। इसमें ऑप्शन ए अधि, बी आधी, सी आधी, डी आंधी।
इसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए इसमें एक शब्द का चयन करना है। वो यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। समुद्र के पास जाते आधी थकान, यहाँ क्या आ जाएगा? आधी। आधी थकान गायब हो जाती है। सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सकें उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कृदंत, बी शब्द, सी प्रत्यय, डी वर्ण। कौन सी मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकें? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वर्ण। जिस मूल ध्वनि के खंड ना हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथमाक्षर, बी वर्ग के तृतीयाक्षर, सी वर्ग का चौथा व्यंजन, डी वर्ग का पंचमाक्षर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। डी करेक्ट आंसर है। वर्ग का पंचमाक्षर के अनुसार अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में हवा नाक से ही निकलती है। ये वर्ण है ना, मा, डा, णा। ये क्या है? वर्ग के पंचमाक्षर हैं, अनुनासिक व्यंजन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए यदि नेताओं से मिलना चाहते हो तो द्वार पर प्रतीक्षा करें, बी नेताजी से मिलना चाहते हैं किंतु वह द्वार पर प्रतीक्षा करें, सी आप नेताजी से मिलने के लिए द्वार पर प्रतीक्षा करें, और डी आप नेताजी से मिलना चाहते हैं इसलिए द्वार पर प्रतीक्षा करें। दोस्तों, इसमें सही कौन सा होगा? इसमें करेक्ट है ऑप्शन ए, यदि नेताओं से मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। इसमें सरल वाक्य यही है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऐसे वाक्य जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ सरल वाक्य पूछा है, इसमें एक कर्ता है एक क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य इसमें ज्ञात करना है। ऑप्शन ए मैंने चाय के बाद नाश्ता किया। ये नाश्ता होगा दोस्तों, यहाँ पे शाह मिसप्रिंट हुआ है। नाश्ता किया, जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय भी पी। मैंने चाय के साथ नाश्ता किया। सी मैंने चाय पी और नाश्ता किया। इसमें सब में सा छूट गया है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है, वाक्य में संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय भी पी। ठीक है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को अव्ययों द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं। मैंने नाश्ता किया, चाय पी, ये दो वाक्य हो गए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए ममता समझदार प्रतिभावान है, बी ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावान है, सी ममता समझदार और प्रतिभावान है, डी ममता प्रतिभावान है क्योंकि वह समझदार है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावान है। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए कु, बी प्रा, सी ना, डी ला। तो बल के साथ कौन सा सही उपसर्ग है? प्रा। प्रा नहीं पर है, सॉरी, पर उपसर्ग है, क्योंकि इसमें जब उपसर्ग लगा देंगे तो ये बन जाएगा पर बल। पर के साथ में उपसर्ग लगेगा तो क्या हो जाएगा? परवल। ये सही उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है? इसका बी सही है, परबल। परबल ये उपसर्ग हो जाएगा प्रा, और बल के साथ इसको प्रा लगाने पर परबल बन जाएगा। ये सही उपसर्ग है।
अगला प्रश्न है बुद्धिमान में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए अन प्लस मान, सॉरी बी मान, सी मन, डी आन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मान। बुद्धिमान शब्द में मान प्रत्यय है। मान संस्कृत का विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय है, इसलिए बी सही है। बुद्धिमान में प्रत्यय क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। बुद्धि प्लस मान, ठीक है, बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान हो गया, इसका प्रत्यय मान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रसमंजरी किस कवि की कृति है? ऑप्शन ए केशवदास, बी भूषण, सी नंददास, डी छीत स्वामी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नंददास। रसमंजरी नंददास कवि की कृति है, ठीक है। रसमंजरी एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है जो अष्टछाप के सबसे छोटे कवि नंददास द्वारा रचित है। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा रचित, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुकमंगल, ये सब जो हैं पंचधाई भाषा आदि नंददास द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। ये जितने भी हमने बताए हैं ये सब नंददास की कृतियां हैं, और रसमंजरी भी नंददास की कृति है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, बी कुटज, सी विचार प्रवाह, डी व्रत और विकास। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी व्रत और विकास। अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह तीनों हजारी द्विवेदी के निबंध हैं, ठीक है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये तीनों जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं निबंध, और डी व्रत और विकास ये उनका जो है निबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कबीर, सी केशवदास, डी सूरदास। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कबीर। कबीरदास की दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, इसके रचनाकार कौन हैं? कबीरदास हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? ऑप्शन ए शिक्षक, बी एक नक्षत्र, सी पचाने में कठिन, डी भारी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पचाने में कठिन। पचाने में कठिन अनुपयुक्त है, ठीक है, ये अर्थ अनुपयुक्त है अनेकार्थ में गुरु का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए ग्वाली, बी ग्वाला, सी ग्वालिनी, डी ग्वाल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्वाला। ग्वाला क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ग्वालिनी का पुल्लिंग ग्वाला होता है। ग्वाला का अर्थ है गाय चराने वाली एक जाति, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्वाला, ठीक है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।